प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखेंगे प्रथम कूट की अपक्रिया की विशेषताएं क्या है। अब तक आप प्रथम कूट की अपक्रिया तथा इसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन यानी समाकलित वेग नियम पढ़ लिया है। उसी के आधार पर हम लोग आज प्रथम कूट की अपक्रिया की कुछ विशेषताओं का अध्ययन करें। इसमें सबसे पहली विशेषता है नंबर 1, जो आप जानते हैं कि रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन प्रथम कूट की अपक्रिया का वेग के बराबर होता है R इंटू के ए पावर 1, यानी अपक्रिया का वेग कारकों के सांद्रण के सीधे अनुक्रमानुपाती होता है। और दूसरा जो इक्वेशन हमने पढ़ा है तो ये है K इक्वल टू 1/T log A0/A। इसी का अनुप्रयोगात्मक रूप है जिसको हम log बेस 10 पर लिखते हैं। K इक्वल टू 2.303/T log A0/A। इन्हीं समीकरणों के बेस पर हम विभिन्न प्रकार के ग्राफ देखेंगे, कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि एग्जाम्स में, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं R इक्वल टू K इंटू A। इस अगर बेस पर हम देखें, हम जो ग्राफ खींचेंगे वह होगा R वर्सेस A, यानी R रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन के बीच अगर हम ग्राफ खींचते हैं, देखिए किस तरह का ग्राफ होगा। सपोज कर लीजिए हम यहाँ पे कंसंट्रेशन लेते हैं A और यहां पर लेते हैं अपक्रिया का वेग R, रेट ऑफ रिएक्शन। तो बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर कंसंट्रेशन 0 होगा तो दाहिनी तरफ जैसे हम जा रहे हैं एक्स एक्सिस पर कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, यानी हम लगातार ए की मात्रा बढ़ा रहे हैं। जैसे जैसे ए की मात्रा बढ़ाएंगे, इस समीकरण से क्लियर है अपक्रिया का वेग बढ़ता चला जाएगा। अर्थात हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होगी जो ओरिजिन से पास हो रही। ओरिजिन का मतलब यहां पर जहां एक्स और वाई एक्स एक दूसरे को कट करते हैं, इसी को मूल बिंदु कहते हैं, तो इसी को ओरिजिन पॉइंट भी कहते हैं। मूल बिंदु से जाने वाली एक सीधी रेखा हमें प्राप्त होगी और इस रेखा का जो स्लोप होता है, स्लोप का मतलब हमेशा होता है tan थीटा से। ये एंगल अगर थीटा है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। जैसे मान लीजिए ग्राफ है A, B एंड C, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा AB/BC। और ये जो tan थीटा होता है बेटा, हमेशा K के बराबर रहेगा। हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी थोड़ा सा शेयर कर रहे हैं जो कि मैथ से रिलेटेड है, ग्राफों की स्टडी में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जनरली जो ग्राफ होते हैं तो स्ट्रेट लाइन में होते हैं या तो फिर कर्व होते हैं। अगर हम स्ट्रेट लाइन की ग्राफ देखें, स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है सीधी रेखा। बच्चों, जो सीधी रेखा के ग्राफ हैं वो मूल रूप से दो तरह के हमें पढ़ते हैं। पहला है y इक्वल टू mx या y इक्वल टू माइनस mx। ये दोनों ऐसे ग्राफ हैं जो मूल बिंदु से होकर जाते हैं। ओरिजिन से
होकर ये जाएंगे और जब इनका ग्राफ खींचा जाता है, देखिए ये y अक्ष है और ये x अक्ष है। y और x चर हैं, वेरिएबल हैं जिनमें परिवर्तन होता है। यम एक स्थिरांक है। यम हमेशा क्या होता है? गुणांक या स्थिरांक होता है जिसका मान नियत होता है। और जब हम ये ग्राफ खींचते हैं स्थिर रेखा का तो हमें एक सीधी रेखा मिलती है अगर ये पॉजिटिव है, अदरवाइज हमें एक डाउनवर्ड लाइन मिलती है अगर m की यहां पर y इक्वल टू माइनस mx है, यहां पे साइन माइनस है। दोनों ही केस में जो स्लोप होता है वो tan थीटा से निकाला जाता है और tan थीटा का मान यहां पर माइनस m के इक्वल होगा और यहां पर tan थीटा का मान प्लस m के इक्वल होगा। इस तरह से स्ट्रेट लाइन के ग्राफ जब y इक्वल टू mx टाइप के होंगे तो आपको हमेशा इस तरह के ग्राफ बनेंगे। y इक्वल टू माइनस mx टाइप का अगर कोई इक्वेशन होगा तो वहां पर जो ग्राफ मिलेगा वो इस तरह का होगा। यहाँ पे x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अगर हम यहां पर देखें तो r इक्वल टू ka, y इक्वल टू mx टाइप का ग्राफ है। यहां पर y की जगह पे हमने r लिया है, x की जगह पे a लिया है, कंसंट्रेशन ऑफ a, और m की जगह पे k है यानी k स्थिरांक है। इस तरह से हमें ग्राफ मिलेगा और tan थीटा की वैल्यू k के बराबर होगी। दूसरा जो स्ट्रेट लाइन की ग्राफ है वह होते हैं जो मूल बिंदु से होकर नहीं जाते और इनका समीकरण इस तरह से होता है y इक्वल टू सी प्लस mx या y इक्वल टू सी माइनस mx। यहां पर अगर हम ग्राफ देखेंगे सेम इसी तरह होगा। इसके लिए अगर प्लस है, एक इंटरसेप्ट कट करता है y अक्ष पर जिसकी वैल्यू होती है c के इक्वल, इसे इंटरसेप्ट कहते हैं। यहां पर ये y है और ये x है। इसी तरह का ग्राफ है लेकिन ये ग्राफ मूल बिंदु से जा रहा था जहां x और y अक्ष काटते हैं, लेकिन इसमें ये सीधी रेखा x और y के मूल बिंदु से न जाकर के y अक्ष पर इसे यहां पे क्या कर रही है? कट कर रही है। इस पॉइंट पर जहां कट करती है इसे इंटरसेक्शन पॉइंट हम कर सकते हैं और जो बीच में ये लाइन आ रही है इसको हम इंटरसेप्ट कहते हैं। ये c है जिसका मान हम कैलकुलेट कर सकते हैं ग्राफ की विधि से इस दूरी के माध्यम से। अब अगर इसका स्लोप हम देखेंगे तो स्लोप tan थीटा पुनः m के इक्वल होगा क्योंकि पॉजिटिव। तो केवल इंटरसेप्ट बच्चों बढ़ जाता है, लाइन जो यहां से जा रही थी वो थोड़ा ऊपर से जाती है, बाकी चीजें सेम है। वही कंडीशन अगर माइनस है तब होगा, देखिए लाइन सेम होगी लेकिन ऐसे जाएगी। जब इसको हम एक्सट्रापोलेट करेंगे तो यहां कट करेगी, ये हो जाता है c और यहां पर स्लोप tan थीटा बराबर हो जाता है माइनस m। इस तरह से बच्चों हम अगर देखें तो स्ट्रेट लाइन के दो तरह के ग्राफ होते हैं और अगर यहां पर x का कोई घातांक आ जाता है किसी भी केस में तो ये लाइन सीधी रेखा ना होकर के वक्र के रूप में यानी कर्व के रूप में प्राप्त होगी, तो उनको हम स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन नहीं कहते हैं। तो आपके बुक में केमिस्ट्री में स्ट्रेट लाइन के दो यही ग्राफ पढ़ने हैं, इस तरह के ग्राफ आते हैं। जिसमें से पहले तरह का हमने एक उदाहरण देखा। दूसरा जो समीकरण है, तीसरा समीकरण, इसके द्वारा हम अगर देखें एक और ग्राफ बनेगा जो y इक्वल टू सी प्लस mx टाइप का बन सकता है। और कभी कभी किस तरह के ग्राफ आते हैं तो बच्चे परेशान होते हैं कि इसका किस तरह से ग्राफ आया है। इसको हम इस एग्जाम्पल से देखते हैं कि और दूसरे तरह का ग्राफ क्या बन सकता है। तो बच्चों चलिए देखते हैं हम लोग दूसरे तरह का ग्राफ क्या बनेगा।
देखिए अभी हमने देखा था k इक्वल टू है 2.303 अपॉन टी लॉग a नॉट अपॉन a। बच्चों इसको हम थोड़ा सा अगर रीअरेंज कर लें इसको लिख सकते हैं kt अपॉन 2.303 इक्वल टू लॉग a नॉट माइनस लॉग ए। आप जानते हो लॉग ए अपॉन बी इक्वल टू होता है लॉग ए माइनस लॉग बी। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। इनको हम थोड़ा सा अगर रीअरेंज कर ले, इसको यहां लाएं और इस वैल्यू को वहां ले जाएं तो हो जाएगा लॉग ए इक्वल टू लॉग ए नॉट माइनस के अपॉन 2.303 इंटू टी। अगर इस इक्वेशन को हम y इक्वल टू सी माइनस एम एक्स से कंपेयर करें, y इक्वल टू सी माइनस एम एक्स, यहां पर वेरिएबल क्या है? a है, लॉग a एक वेरिएबल है, दूसरा वेरिएबल t है। यानी जो ग्राफ बनेगा वो हो जाएगा लॉग a वर्सेस t। और लॉग a वर्सेस t का अगर हम ग्राफ लें, y अक्ष पर हमें लॉग a लेना है और x अक्ष पर हमें t लेना है। यहां पर माइनस है तो हम जानते हैं ये ग्राफ एक हमें इस तरह का प्राप्त होगा, जो को एक्सट्रापोलेट करेंगे ये क्या होगा, यहां पे इंटरसेप्ट करेगा, ये वैल्यू हो जाएगी लॉग ए नॉट, क्योंकि सी के इक्वल होता है। और ये जो लाइन हमें स्ट्रेट यहां मिलेगी, इसका स्लोप tan थीटा जो आएगा ये हो जाएगा माइनस के अपॉन 2.303 के, क्योंकि ये वैल्यू m के इक्विवेलेंट है। इस तरह के भी ग्राफ आते हैं और ग्राफों के द्वारा अगर एंगल पता है, ये दोनों डिस्टेंस पता है, मान लीजिए ये a है, दिस इज a, b एंड c, ab और bc पता है, तो tan थीटा आप जानते हैं हो जाएगा ab अपॉन bc, और tan थीटा के बेस पर हम k की वैल्यू k अपॉन 2.303 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो k की वैल्यू a नॉट, इनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं इन ग्राफों के मदद से भी। तो हमने आपको ग्राफी निरूपण बताया कि प्रथम कोटि की अपक्रिया की विशेषताओं में हम किस तरह के ग्राफ प्राप्त कर सकते। अब हम देखेंगे दूसरी जो विशेषता महत्वपूर्ण है, दैट इज द यूनिट ऑफ के। के का मात्रक क्या होता है? बच्चों देखो, के का मात्रक बहुत आसान है निकालना। आपने देखा भी r इक्वल टू है k इंटू ए, तो सीधी सी बात है k का मात्रक हो जाएगा r का मात्रक बटे a का मात्रक। r का मात्रक क्या होता है आप जानते हैं, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। a का मात्रक क्या होता है, मोल पर लीटर। ये वैल्यू से कट जाएगी तो ये हो जाएगा सेकेंड इनवर्स, या अगर सेकेंड के अलावा हम अन्य किसी यूनिट में लें समय के तो हो जाएगा, हम लिख सकते हैं टाइम इनवर्स। तो बच्चों के का मात्रक सेकेंड इनवर्स या टाइम इनवर्स होता है। और बहुत बार किसी भी अभिक्रिया की कोटि को हम उसके वेग स्थिरांक के मात्रक की यूनिट देख करके भी बता सकते हैं कि यह अभिक्रिया किस कोटि की होती है, क्योंकि प्रत्येक कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक एक नियत इकाई होती है, जिसको हम देख करके उस मात्रक क्या या उस अभिक्रिया की कोटि के विषय में
बता सकते हैं। तो प्रथम कोटि की अपक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक क्या है? सेकंड इनवर्स या टी टाइम इनवर्स है। दूसरी जो विशेषता है वह है अर्ध आय। अर्धाय जिसको हम लिखते हैं टी हाफ। आप जानते हैं अर्धाय क्या है? किसी भी अभिक्रिया को जब हम प्रारंभ करते हैं, जैसे मान लीजिए है ए गिव्स आउट पी, प्रोडक्ट पी देता है। यहां पर ए का प्रारंभ में सांद्रण मान लीजिए ए नॉट है और टी हाफ यानी अर्धायु पर इसका सांद्रण ए है। अर्धायु का मतलब कि आधी मात्रा इसकी अभिक्रिया कर चुकी है, आधी मात्रा बची हुई है। अगर इसकी आधी मात्रा अभिक्रिया कर चुकी होगी तो बहुत सीधी सी बात है बच्चों कि यहां पर ए नॉट अपान 2 बचेगा, यानी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए नॉट अपान 2। और इस समय जो समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं? टी हाफ। अगर हम किसी भी अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियम समीकरण देखें, ये है K इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए। अगर हम टी को इधर ले जाएं तो टी इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट अपॉन ए। अगर अर्धायु को हम देखें हाफ लाइफ टाइम के लिए तो हो जाएगा टी हाफ इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट अपॉन ए की जगह हो जाएगा ए नॉट अपॉन 2। क्या हो गया? ए नॉट अपॉन 2 अपॉन 2 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर हो गया 2.303 अपॉन के लॉग 2। वैल्यू पुट करेंगे log 2t तो log 2 इक्वल टू होता है 0.3010। ये वैल्यू हम पुट कर देंगे तो टी हाफ इक्वल टू हो जाएगा 2.303 इंटू 0.3010 अपॉन के और मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? अप्रॉक्सिमेटली 0.693 अपॉन के। बच्चों इस तरह से हम अगर देखें तो इस इक्वेशन से आप दो कंक्लूजन निकाल सकते हो। पहला क्या है कि टी हाफ इज ए कांस्टेंट आल्सो, 0.693 एक कांस्टेंट है, के भी स्थिरांक है, कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं पूरी की पूरी वैल्यू क्या होगी? नियत रहेगी। तो टी हाफ की वैल्यू नियत होगी, अर्थात किसी भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो वेग अर्धायु होता है वह हमेशा एक स्थिरांक होता है तथा इसका मान वेग स्थिरांक के मान पर निर्भर करता है। और वेग स्थिरांक तथा अर्धायु में संबंध जो होता है वो यह है टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के। तो अगर हमें अर्धायु पता है तो हम वेग स्थिरांक की गणना कर सकते हैं, वेग स्थिरांक पता है तो हम अर्धायु की गणना कर सकते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है बेटा वह यह है कि अगर अर्धायु स्थिरांक है इसका मतलब चाहे जितनी मात्रा ली जाए वह आधा होने में लगने वाला समय बराबर होगा। अगर आप किसी भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिकारक की प्रारंभिक मात्रा 10 ग्राम लेते हैं तो 5 ग्राम होने में आपको अगर 10 मिनट का इंतजार करना पड़ता है तो 100 ग्राम मात्रा अगर हम लेकर के अभिक्रिया शुरू करेंगे तो उतने ही समय में 50 ग्राम होने में हमें उतना ही समय लगेगा, यानी 10 मिनट का ही समय लगना है। अगर हम 1 kg लेंगे तो वो भी 500 ग्राम होने में केवल 10 मिनट का ही समय लेगा। अगर हमें 1 टन ले लें तो भी हाफ टन होने में 10 मिनट का ही समय लेगा। अर्थात प्रारंभिक मात्रा जो होती है उस पर अर्धायु निर्भर नहीं करती, यह केवल वेग स्थिरांक के मान पर निर्भर करती है और इसका मान हर प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए एक निश्चित मान होता है, स्थिर मान होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है अर्धायु से
संबंधित आधार से संबंधित सवाल आप इस पर सॉल्व भी कर सकते हैं। अब बच्चों हम लोग जो अगला पार्ट देखेंगे, इसी से हम ये भी कर सकते हैं कि चाहे आधा भाग हो, चौथाई भाग हो, 1/3 भाग हो या 1/n भाग हो, कोई भी भाग पूरा होने में जो समय लगता है वो स्थिर रहता है और वो अभिक्रिया के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। तो इसकी एक अगली जो विशेषता हो जाएगी वो ये हो जाएगी कि 1/nth पार्ट पूरा होने में लगने वाला समय, पूरा होने में लगा समय प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। जिसको हम पुनः इसी तरह से सिद्ध कर सकते हैं, एक वैल्यू A0/2, A0/3 या जो भी वैल्यू आएंगी उसको आप पुट करेंगे तो आप सिद्ध कर देंगे कि किसी भी अभिक्रिया के 1/n पार्ट या किसी भी हिस्से के पूरा होने में लगने वाला समय अभिकारकों के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। तो बच्चों इस तरह से हम लोगों ने प्रथम कोटि की अभिक्रिया की कुछ विशेषताएं देख ली हैं। अब हम लोग देखेंगे कि अगर प्रथम कोटि की अभिक्रिया गैसीय अवस्था में है तो हम किस तरह से सांद्रण की जगह पे दाब का प्रयोग कर सकते हैं।